गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम लोग इस ऑनलाइन क्लास में बीएससी पार्ट फर्स्ट के सब्जेक्ट बॉटनी का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने बॉटनी के पहले पेपर से एल्गी, ब्रायोफाइटा और लाइकेन के बारे में पढ़ा है। सेकंड पेपर जिससे माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हमने बैक्टीरिया को और माइकोप्लाज्मा को डिस्कस किया है। उसके एक पहले भाग माइकोलॉजी, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कवकों का जीवन चक्र, उसका आर्थिक महत्व और उसके वर्गीकरण के बारे में डिस्कस किया है। सेकंड पेपर का लास्ट टॉपिक है वो है फाइटोपैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या होता है? फाइटोपैथोलॉजी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कई बार आपने फसली पौधों को या अन्य पौधों को देखा होगा जिस पर पर्णधारियां विकसित हो जाती हैं, जो अलग अलग रंग की होती है, पर्ण विकृत हो जाती है या छोटी छोटी गांठें बन जाती है, जिसके फलस्वरूप उस पादप से उत्पादकता कम होना प्रारंभ हो जाती है। बाजरे का सीटे का देखा होगा जिसके ऊपर पर्ण लग जाती है, जिसको जोगड़ियाँ रोग कहते हैं। मूंग के ऊपर विभिन्न प्रकार की लटें लग जाती है। तो कई पादपों पर ये लट जैसे लार्वा उपस्थित हो जाते हैं, जो पादप के जीवन चक्र को प्रभावित करके सीधा सा हानिकारक लक्षण उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप उत्पादकता कम हो जाती है। इसको हम रोगजनक की श्रेणी में रखते हैं, रोगों की श्रेणी में रखते हैं। मानते हैं सीधा सा कि पादप में क्या हो गया, एक रोग हो गया, जिसके कारण उत्पादकता कम हो रही है, हानिकारक प्रभाव हो रहा है। पादपों में होने वाले इन विभिन्न प्रकार के रोग और रोगजनकों के बारे में अध्ययन करना फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। पैथोलॉजी रोग विज्ञान, फाइटो प्लांट पादप रोग विज्ञान। क्या इसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम? इसके अंतर्गत कौन कौन सी प्लांट डिजीज होती है, पादप रोग, वो रोग किससे उत्पन्न होते हैं, अर्थात रोगजनक की प्रकृति कैसी है, वो अपना लाइफ साइकिल कैसे पूरा करता है, और उस पादप पर रोग से उत्पन्न होने वाले लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है, कि आसानी से हम देख करके बता सकते हैं कि इस पादप पे ये रोग उत्पन्न हुआ है। खनिज पोषक तत्वों की कमी के कारण भी पादपों की उत्पादकता कम होती है, विभिन्न प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं। हमारे पास में ये करैक्टर होना जरूरी है, लक्षण होना जरूरी है कि ये लक्षण खनिज पोषकों की न्यूनता से उत्पन्न हुआ है अथवा किसी रोगजनक से उत्पन्न हुआ है। इसका आइडेंटिफिकेशन यदि हम ईजी वे से करें तो ट्रीटमेंट आसानी से कर सकते हैं। यदि किसी रोगजनक का व्यवहार पता है, उसका जीवन चक्र पता है, तो हमें रोग को कंट्रोल करने में सहायता होती है। आसानी से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब जानकारी के अभाव में हम किसी रोग का नियंत्रण करना प्रारंभ करते हैं, तो रोग नियंत्रित हो या न हो, लेकिन उससे विभिन्न प्रकार के हानिकारक लक्षण उत्पन्न होना निश्चित है। इसलिए विज्ञान के अंतर्गत इस ब्रांच को भी पढ़ाया जाता है, जिससे रोग का नियंत्रण आसानी से, कम समय में और कम खर्च में हो सके, जिससे उत्पादकता सीधी सी बढ़े। दूसरा कि रोग नियंत्रण करने के बाद में वो नेक्स्ट पीढ़ी को संक्रमित ही नहीं करे, ऐसी विधि हम विकसित करें। तो इन सभी बातों के बारे में हम प्लांट डिजीज नामक टॉपिक से डिस्कस करना प्रारंभ करेंगे। तो इस प्लांट डिजीज को विभिन्न भागों में, छोटे छोटे टॉपिक में बांट करके पढ़ेंगे। तो ये आज का जो टॉपिक है वो इसका फर्स्ट भाग है, जिसमें हम केवल और केवल सरल सा इंट्रोडक्शन करते हैं, परिचय लेते हैं कि इसकी पादप रोग होते क्या है। तो नंबर फर्स्ट, पादपों में उत्पन्न होने वाले विभिन्न रोग व रोगजनकों के जीवन चक्र के बारे में अध्ययन करना, उसका नियंत्रण करना, उसका उन्मूलन करना, उसके उपचार से संबंधित जितनी विधियां हैं
वो पादप रोगजनक कहलाते हैं। तो पहली बात हमारे सामने प्रश्न ये उठता है कि आखिर प्लांट डिजीज है क्या, जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। डिजीज किसको कहते हैं? डिजीज दो वर्ड से मिलके बना हुआ होता है। दो वर्ड कौन कौन से हैं? डिस और एज। हिंदी में हम ये कहते हैं एज, एस, आराम। डिस का मतलब खत्म हो गया। आराम की जो कंडीशन थी, ऐसो आराम कहते हैं जिसको, वो खत्म हो गई। इसी को हम क्या नाम देते हैं? डिजीज, रोग या विकार। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी परिभाषा थोड़ी सी अलग है। अलग कैसे? कि आखिर ये डिजीज उत्पन्न हुई है तो इसके उत्पन्न होने का कारण क्या है, क्यों हुई, ऐसा कौन से लेवल पे उत्पन्न हुआ। तो ये जो लेवल आ रहा है वो उपापचयी क्रियाओं में आ रहा है। किस में आ रहा है? उपापचयी क्रिया में कोई परिवर्तन हो रहा है जिसके कारण ये हानिकारक स्थिति उत्पन्न हो रही है, इसको हम रोग नाम देते हैं। तो इसके लिए एनन ने 1950 में एक परिभाषा दी थी जिसके अनुसार जीवों की सामान्य जैविक प्रक्रिया में जो हानिकारक परिवर्तन होता है वो रोग कहलाता है। किसकी? जीवों की सामान्य प्रक्रिया में उत्पन्न हानिकारक लक्षण रोग कहलाते हैं। पहली कंडीशन ये होगी। जबकि स्टॉकमैन एवं हरर ने 1957 में अपनी परिभाषा को थोड़ा सा अलग प्रकार से बताया था। क्या बताया था? इनके अनुसार जीवों की उपापचयी क्रियाओं में उत्पन्न होने वाली अव्यवस्था और संरचनात्मक परिवर्तन जिसके कारण हानिकारक गतिविधियां संपन्न होती है वो रोग कहलाते हैं। किसमें? संरचनात्मक अव्यवस्था हो गई और इस अव्यवस्था के कारण उपापचयी क्रिया परिवर्तन होती है जिसके फलस्वरूप क्या उत्पन्न हुआ? हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होता है, उसको हम डिजीज कहते हैं। रोग को उत्पन्न करने वाले कारक वो रोगजनक कहलाते हैं। वो रोग जनक कौन होंगे? वे कारक जो सीधा सा रोग उत्पन्न करते हैं। वे कारक जो रोग उत्पन्न करने में सक्षम हो, क्या कहलाएंगे? रोगजनक कहलाएंगे, पैथोजन कहलाएंगे। ये पैथोजन दो प्रकार के हो सकते हैं। जब हम प्रकार की बात करें कि जरूरी नहीं कोई जीव जंतु ही हो, ये जैविक घटक भी हो सकते हैं। नंबर एक जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक भी हो सकते हैं। अजैविक घटक में तापमान है, वायु है, धूल के कण हैं। जैविक घटकों में जीवाणु है, विषाणु है, प्रोटोजोआ है, कोई निमेटोड्स है, इत्यादि प्रकार के क्या कहलाएंगे? जैविक घटक। तो रोगजनक दोनों ही प्रकार की कंडीशन के हो सकते हैं। हम फाइटोपैथोलॉजी के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो इसकी रोगजनकता पढ़ना बहुत जरूरी है कि ये जो रोगजनक है कौन कौन से, जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्रोटोजोआ, ऑर्थोपोडा के भी कई प्रकार के लार्वा है, कवक है, जीवाणु है, विषाणु है, माइकोप्लाज्मा है। तो ये सभी क्या करेंगे? रोग उत्पन्न करेंगे। तो इस रोग उत्पन्न की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है, ये इसकी रोगजनकता कहलाती है। ऐसा तो है नहीं कि रोगजनक प्रवेशित हुआ और रोग उत्पन्न करना प्रारंभ किया। रोगजनकता की कंडीशन है वो तीन प्रकार से होती है। कैसे होगी? जैसे एक लीफ है, इस लीफ का कटा हुआ क्षेत्र अथवा रंध्र है के द्वारा कोई रोगजनक सबसे पहले इसमें प्रवेशित होगा।
पादप भाग में परिवेशित होता है। जरूरी नहीं कि ये लीफ के द्वारा ही परिवेशित हो, स्तंभ के द्वारा हो सकती है, रूट के द्वारा तो हो सकता है, रूट हेयर के द्वारा हो सकती है। तो सबसे पहले इसके अंदर परिवेशित होता है। तो परिवेशित होने की इस प्रक्रिया को अंतःवेदन अथवा पेनेट्रेशन कहते हैं। तो ये नंबर पहला कंडीशन आती है वो अंतःवेदन से पूर्व होने वाले परिवर्तन। पहली कंडीशन ये आ गई। इस समय भी कोई न कोई परिवर्तन उस पादप भाग में होता है जो कि रोग के रूप में विकसित होता है। जब अंदर परिवेशित हो जाता है तो उसकी उपापचयी क्रिया में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है। तो अंतर्वेदन के समय और फिर जब वो पूर्ण रूप से अंदर परिवेशित हो जाए, अपने आप को बढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं, तो उस दौरान होने वाले परिवर्तन। तो ये हुआ अंतर्वेदन के पश्चात होने वाले परिवर्तन। चेंजेस प्री पेनेट्रेशन, पेनेट्रेशन चेंजेस और चेंजेस आफ्टर पेनेट्रेशन। तो कितने प्रकार क्या हो गया? 3 प्रकार की कंडीशन होगी। नंबर फर्स्ट कि किसी भी भाग से, चाहे वो स्टोमेटा हो या कोई वुंड पार्ट हो, कटा भागा भाग हो या चोटग्रस्त भाग हो या कोई छिद्र बना हुआ, के द्वारा सबसे पहले कोई भी रोगजनक इस पादप भाग में परिवेशित होता है। तत्पश्चात वहाँ परिवेशित होने के बाद में कोशिकाओं के मध्य ग्रोथ करना प्रारंभ करेगा, जिसके कारण कोशिकाएं भोजन के अभाव में क्षतिग्रस्त होना प्रारंभ हो जाती है, या फिर अन्य कोई प्रोसेस होती है जिसके कारण वृद्धि करना प्रारंभ कर देती है। और फिर जब वो पूर्ण रूप से स्थापित हो जाता है तो उस समय रोगजनक अपनी उपापचयी क्रिया के द्वारा कुछ विषैले पदार्थ के टॉक्सिन्स का निर्माण करते हैं, रसायन का निर्माण करते हैं, जो उन कोशिकाओं के मध्य रिलीज होते हैं। और रिलीज होते ही वो कोशिकाओं को नष्ट करना प्रारंभ कर देता है, जिसके फलस्वरूप रोग के लक्षण उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के रोगजनक, चाहे वो किसी भी प्रकार का रोगजनक हो, वो हमेशा 3 प्रकार की प्रोसेस के द्वारा रोग फैलाना प्रारंभ करता है। यदि कवक के द्वारा विषैले पदार्थों को स्रावित किया जाता है तो उस क्रिया को हम माइकोटॉक्सोसिस कहते हैं। अल्फा टॉक्सिसिन हो सकता है, माइकोटॉक्सिसिन हो सकता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में रोगजनकता से संबंधित विभिन्न प्रकार के स्टेप और रोग किस प्रकार से होना प्रारंभ होता है, उसके बाद में रोग के पादपों में क्या क्या लक्षण होते हैं, उन रोगों को क्या कहते हैं। एक ही प्रकार का तो होता नहीं, अलग अलग प्रकार का होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास प्लांट डिजीज फर्स्ट भाग के अंतर्गत सामान्य परिचय को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, नमस्कार।